नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फलोदी में तापमान ने हाफ सेंचुरी मारी है। आपको बता दें कि फलोदी में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बुरा हो चुका है। पेयजल और बिजली संकट से लोग जूझ रहे हैं। नौतपा में अब गर्मी का कहर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। नौतपा को लेकर के सीएम ने कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है और भीषण गर्मी से लोगों का हाल बुरा होता जा रहा है। पारा हाई है, जिसकी वजह से अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसमें लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा चल रहा है। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ पेयजल और बिजली संकट से भी जो आम जनता है वो जूझ रही है। नौतपा में गर्मी का कहर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सारे रिकॉर्ड गर्मी के टूटे हैं। और नौतपा से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको दे दें। भीषण गर्मी को लेकर के सीएम भजनलाल के सख्त निर्देश। बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नौतपा में स्वास्थ्य, पीएचडी, ऊर्जा विभाग तत्पर रहे। अधिकारियों को क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश सीएम भजनलाल ने दिए हैं। तो नौतपा से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। अधिकारियों को क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश सीएम भजनलाल ने दिए हैं। चिकित्सा कर्मियों और अधिकारियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। ये मौसम है और राजस्थान में तो आप देखते हैं जिस तरह गर्मी का प्रकोप होता है, हमेशा ही रहता है। इसमें मेरी सभी से अपील है कि हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। मैंने अपील की है कि सभी मिलकर के इसमें ध्यान रखें। सरकार की ओर से भी माकूल व्यवस्था करने के लिए कहा है, निर्देशित किया है। वो गौशाला से लेकर के जहाँ पानी की आवश्यकता है, टैंकर से लेकर के सभी कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किया है। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक रहे और चिकित्सा स्वास्थ्य की, क्योंकि मौसम का बदलाव है, तो वहाँ भी कहा है कि वो भी ठीक प्रकार से रहे और हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार रहें। और हमने सभी की छुट्टियां भी निरस्त की हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नौतपा शुरू होते ही प्रदेश में गर्मी के तेवर और तेज हो चले हैं। नौतपा की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तपती सुबह से हुई नौतपा की शुरुआत। 2 जून तक जानलेवा गर्मी से रहे सचेत। भीषण गर्मी और लू से हाहाकार। 6 शहरों में पारा पहुंचा 47 पार। 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। शासन प्रशासन ने की पुख्ता तैयारी। जब आसमान से आग बरस रहा हो और धरती भट्टी की तरह तप रही हो तो पानी जिंदगी की अनिवार्य शर्त बन जाती है। इंसानों की कौन कहे, बेजुबान भी भीषण गर्मी से बेहाल है। इसलिए जहां भी पानी देखते हैं वहीं ठिकाना बना लेते हैं। तस्वीरें जोधपुर से सटे फलोदी की है। जी हाँ, सट्टा बाजार के लिए मशहूर फलोदी में शुक्रवार को पारा 49 डिग्री पहुँच गया। शनिवार को भी हालात जुदा नहीं थे। तपती सुबह से नौतपा की शुरुआत हो गई। फलोदी के मेन इलाकों में भीषण गर्मी जनजीवन को प्रभावित करती हुई नजर आई। ज्यादा है गर्मी, फलोदी में बहुत ज्यादा गर्मी है। फलोदी के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, पशु पक्षी मर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी इतनी कि सड़क पर डामर पिघलने लगा। झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए लोगों ने घरों से बाहर निकलने से गुरेज किया। भीषण गर्मी, लू, हीट वेव के बीच में नौतपा का सिलसिला शुरू हुआ है। 25 तारीख से नौतपा शुरू हुआ है, जो 2 जून तक जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो इस बार भी नौतपा में तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ढलते ढलते इस नौतपे में कहीं न कहीं राहत की आस बन सकती है। लेकिन इस सब के बीच में अगर तापमान की बात करूं तो विगत दिनों जोधपुर और जोधपुर से सटे जो हाल ही में नया जिला गठित किया गया है फलोदी में तापमान नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जोधपुर में बीते दिन तापमान जहां 47 डिग्री से पार बताया गया, तो वहीं फलोदी में यही तापमान 49 डिग्री तक जा पहुंचा है।
इस नौतपे में इस तापमान के और बढ़ने के भी आसार व्यक्त किए गए हैं। आपको बताते चले कि ज्येष्ठ के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, क्योंकि इस दौरान सूर्यदेव अपने प्रचंड रूप में रहते हैं। इस महीने में आसमान से धरती पर आग बरसती महसूस होती है। 9 दिनों की अवधि को ही नौतपा कहा जाता है। नौतपा यानी भयंकर गर्मी के 9 दिन। इन 9 दिनों में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी कम हो जाती है, जिससे सूर्यदेव की तपिश काफी ज्यादा महसूस होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा का प्रारंभ हो जाता है। नौतपा में सूर्योदय से सूर्यास्त तक बेहद गर्म हवाएं चलती हैं, लू का खतरा मंडराता है। नौतपा की शुरुआत सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ होती है। इसके बाद सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आज प्रातः 3:17 से सूर्य रोहिणी नक्षत्र पर आ गया और उसी के साथ नवतपा प्रारंभ हो गया है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा तक वर्षा का गर्भ काल रहता है। ये 8 महीने गर्भ के होते हैं। इसी बीच जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र पर आता है, उस रोहिणी नक्षत्र के 9 दिन नवतपा कहलाता है। सरहदी बाड़मेर जिले में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में बाजारों में आने वाले लोगों को राहत देने के लिए बाड़मेर के कुछ युवा उद्यमियों ने शहर के मुख्य मार्ग पर 2 राहत के टेंट लगवाए हैं। इन दोनों टेंट में बाजार में आने वाले राहगीरों के लिए शीतल पेयजल, ग्लूकोज और तरबूज की व्यवस्था की गई है। भामाशाह श्री जोगिंदर सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी की मीटिंग हुई थी कलेक्टर साहब के साथ। उन्होंने बोला था कि कुछ राहगीर वगैरह गर्मी की वजह से उनको आपकी तरफ से कुछ करना है, इसलिए उन्होंने 2 टेंट लगाए और उनमें पानी की व्यवस्था, ग्लूकोज की व्यवस्था, तरबूज की व्यवस्था की है। नौतपा में भीषण गर्मी अपनी चरम सीमा पर होगी। इस दौरान लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दिन में घरों से बाहर निकलने से बचना चाहिए। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से गर्मी से बचने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। प्रदेश भर में नौतपा का कहर जारी है। जयपुर में पेयजल की परेशानी बढ़ेगी। आपको बता दें कि आज टैंकर से पेयजल आपूर्ति जो है वो ठप हो सकती है। टैंकर संचालकों ने आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी है। 4 टैंकर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और पानी की कालाबाजारी पर यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जलदाय प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। एसपी भवानी सिंह ने एसीई अमिताभ की जवाबदेही बताई है। तो ये बड़ी जानकारी। राजधानी में पेयजल की किल्लत हो सकती है। आपको बता दें कि टैंकर संचालकों ने आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से परेशानी आज हो सकती है। 4 टैंकर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया गया है। तो पानी की कालाबाजारी पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में बीती रात फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक युवक घायल बताया जा रहा है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फायरिंग के आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। सदर थाना क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बीती रात फायरिंग हुई है। फायरिंग के आरोपियों की धरपकड़ में अब पुलिस जुटी हुई है। सदर थाना क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बीती रात फायरिंग हुई है और फायरिंग में एक युवक घायल बताया जा रहा है। तो घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है श्रीगंगानगर से, जहां पर बीती रात फायरिंग का मामला सामने आया है और फायरिंग में एक युवक जो है वो घायल बताया जा रहा है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाक विस्थापित युवक ने फांसी लगा ली है। 19 साल के अनिल ने खुदकुशी कर ली है। आदित्य नगर स्थित घर में ये फांसी लगाई है। बोरानाडा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जोधपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पाक विस्थापित युवक ने फांसी लगा ली है। फांसी क्यों लगाई है, इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। 19 साल के अनिल ने खुदकुशी की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आदित्य नगर स्थित घर में फांसी का फंदा लगा करके युवक ने खुदकुशी कर ली।
और सीएम भजनलाल चुनावी भागदौड़ के बाद रविवार सुबह जयपुर के सेंट्रल पार्क पहुंचे। इस दौरान बेजुबान पक्षियों के प्रति सीएम का प्रेम देखने को मिला है। ये दूसरी बार है जब सीएम भजनलाल सेंट्रल पार्क पहुंचे। पिछले महीने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सेंट्रल पार्क में आमजन के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए थे और एक बार फिर से उनकी तस्वीर देखने को मिली है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीर अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम भजनलाल सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम भजनलाल कबूतरों को दाना डाल रहे हैं और भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए परिंदा भी लगा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में सीएम भजनलाल चाय पी रहे हैं और लोगों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। सीएम भजनलाल का ये अनोखा अंदाज सभी को काफी पसंद आ रहा है। वहीं सीएम भजनलाल ने लोगों से पक्षियों के लिए अपील की है कि सभी को घर की छत और पेड़ पर परिंदे लगाने चाहिए। इसके साथ ही पक्षियों के दाना पानी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से और सभी प्रदेशवासियों से भी मैं देखिए, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से और सभी प्रदेशवासियों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि हीट वेव है, ये मौसम है और राजस्थान में तो आप देखते हैं जिस तरह गर्मी का प्रकोप होता है हमेशा ही रहता है। इसमें मेरी सभी से अपील है कि हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। मैंने अपील की है कि सभी मिलकर के इसमें ध्यान रखें। सरकार की ओर से भी माकूल व्यवस्था करने की लिए कहा है, निर्देशित किया है। वो गौशाला से लेकर के जहाँ पानी की आवश्यकता है, टैंकर से लेकर के सभी कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किया है। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक रहे और चिकित्सा स्वास्थ्य की, क्योंकि मौसम का बदलाव है तो वहाँ भी कहा है कि वो भी ठीक प्रकार से रहे और हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार रहें। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्वालियर जाएंगे। वसुंधरा राजे की भाभी के निधन पर संवेदना जताएंगे। सीएम भजनलाल के साथ मंत्री जवाहर बेड़म भी रहेंगे। करीब 11 बजे रवाना ग्वालियर के लिए मुख्यमंत्री होंगे। तुरंत ही जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की भाभी के निधन पर संवेदना जताने के लिए सीएम भजनलाल रवाना होंगे और साथ ही मंत्री जवाहर बेड़म उनके साथ रहेंगे। करीब 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ग्वालियर के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी दौरे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज वाराणसी में प्रवासी राजस्थानी समुदाय से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी को जिताने की अपील करेंगे और अगले कुछ दिन सीपी जोशी जो है वाराणसी में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में 1 जून को मतदान होना है और उससे पहले जो है सीपी जोशी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां पर आपको बता दें कि प्रवासी राजस्थानी समुदाय से मुलाकात करने का कार्यक्रम है उनका। पीएम मोदी को जिताने की अपील करते हुए नजर आएंगे और अगले कुछ दिन तक सीपी जोशी वाराणसी में ही चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि वाराणसी में 1 जून को मतदान होना है और उससे पहले लगातार देखिए बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता का दौरा देखने को मिल रहा है। सीपी जोशी भी पहुंचेंगे, वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जेईई एडवांस की परीक्षा जारी है। प्रदेश के 10 शहरों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। पहली पारी में सुबह 9 से 12 बजे तक परीक्षा है। दूसरी पारी की अगर हम बात कर ले तो 2:30 से शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। देश भर में 23 आईआईटी में 17,385 सीट है। 1,91,000 छात्रों ने आवेदन किया है। प्रदेश में जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर में भी एग्जाम सेंटर है। भीलवाड़ा और सीकर में भी एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। तो जेईई एडवांस की परीक्षा जारी है। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर सेंटर बनाया गया है और पहली पारी की जो परीक्षा वो शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा चलेगी और दूसरे पारी का भी जो परीक्षा का समय है वो भी बता रहे हैं आपको। प्रदेश के 10 शहरों में ये परीक्षा आयोजित होगी। पहली पारी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा और सुबह के 10 बज चुके हैं। 1 घंटे का वक्त हो गया है। बच्चे
परीक्षा दे रहे हैं और जो दूसरे पारी के लिए भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दूसरे पारी में भी आपको अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। दूसरी पारी में 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा होगी, जिसके लिए स्टूडेंट्स पहुंचेंगे अपने अपने सेंटर्स पर। और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेईई एडवांस परीक्षा आज और सेंटर पर अव्यवस्थाओं को लेकर के हंगामा देखने को मिला है। सर्वर की खराबी को लेकर के परेशानी हुई है। परीक्षार्थियों को देर से प्रवेश मिला है। आईआईटी मद्रास जो है परीक्षाओं का आयोजन करा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेईई एडवांस परीक्षा आज हो रही है और आपको बता दें कि सेंटर पर अव्यवस्थाओं को लेकर के हंगामा भी देखने को मिला है। सर्वर की खराबी होने को लेकर के परेशानी हुई है और परीक्षार्थियों को देर से प्रवेश दिया गया है, जिसकी वजह से जो है आज जो अलग जगह से तस्वीरें देखने को मिली है वहां पर हंगामा भी हुआ है। और वहीं जेईई एडवांस की परीक्षा से पहले कोटा में एक कोचिंग स्टूडेंट लापता हो गया। आज उसका मुरादाबाद में जेईई एडवांस का पेपर था। बताया यह जा रहा है कि छात्र शुक्रवार को शाम 6 बजे अपनी मां के साथ दिल्ली जाने के लिए नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन के सेकेंड एसी के कोच में सवार हुआ। इसके बाद सवाई माधोपुर स्टेशन क्रॉस होने के बाद छात्र कहीं लापता हो गया। बेटे के लापता होने के बाद मां की हालत खराब है। लापता छात्र का जो नाम है वो शशांक बताया जा रहा है। परिजनों ने यह बताया कि शशांक पिछले 2 सालों से कोटा में जेईई की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो कोचिंग छात्र लापता हुआ है, अब तलाश भी की जा रही है। और बूंदी NH 52 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हिंडोली थाना क्षेत्र इलाके में संतूर गांव के पास एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई है। पिकअप पलटने से 2 लोगों की मौत हुई है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सभी ब्यावर भैरूखेड़ा गांव से आपको बता दें कि कंवल नगर गमी जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया और हादसे के बाद पिकअप चालक फरार है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और खबर कोटा से है, जहां नेशनल हाईवे 52 पर कोटा झालावाड़ रोड दरा के यहां सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतक चाचा भतीजे बताए जा रहे हैं। ये अपने गांव कुदायला से मंडाना की तरफ जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे चाचा का शव टायर के नीचे आ जाने की वजह से ट्रक उन्हें करीब 30 मीटर आगे तक घसीटता हुआ लेकर के गया और बाद में दोनों के शव को पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जैसे तैसे एकत्रित किया और मोड़क अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर रविवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि लगातार बीकानेर से अब बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामला सामने आया है। नापसर पुलिस ने 48 घंटों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतमाला सड़क पर ले जाकर के महिला से दुष्कर्म किया था और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिमांड पर 55 वर्षीय महिला के साथ जो है देखिए सामूहिक दुष्कर्म का ये पूरा मामला सामने आया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बीकानेर से ये जानकारी, जहां पर नापसर पुलिस ने 48 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतमाला सड़क पर ले जाकर के महिला से दुष्कर्म किया गया और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, रिमांड पर लिया गया है। 55 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। और अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र स्थित ज्ञान विहार स्थित होटल में एक युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान पट्टी कटला निवासी विशाल वडेरा के तौर पर हुई है, जो एक दिन पहले ही होटल में कमरा लेकर के रुका था। पुलिस ने परिजनों को सूचित करने के साथ ही शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक विशाल फाइनेंस कंपनी में काम करता था और इस आत्महत्या के पीछे क्या कारण, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा।
अपनी जो बैंक थी, इनकी फाइनेंस बैंक में काम करता था ये, वहां से ये लापता हुआ था 3:30 बजे करीब। उसके बाद इसका स्विच बंद तो नहीं हुआ मोबाइल का, लेकिन लगातार घंटी जा रही थी, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हम जो उनके परिवार वाले हैं काफी उन्होंने ट्राई करा कि इनकी घंटी लग जाए फोन उठा ले, लेकिन फोन नहीं उठाया। रात भर हम चिंता करते रहे कि शायद हो सकता है कि बैंक के किसी काम से कहीं आसपास के गांव में गया वो सुबह आ जाएगा, लेकिन सुबह तक नहीं आया तो हमको काफी टेंशन हो गई। ये सिलसिला लेके हम रिपोर्ट लेके हम गंज थाने पहुंचे, जहां मालूम पड़ा कि ये केस कोतवाली का है। और कोतवाली थाने में जाने के बाद उन्होंने वहां पर जो मौजूद थे इंचार्ज वगैरह, उन्होंने पूरी ट्रेस करी और ट्रेस करते करते अब शाम को यहाँ आके पहुंचे तो यहाँ मालूम पड़ा कि होटल हॉलीडे इंड में इस विशाल वार्डन ने सुसाइड कर लिया है। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। भीषण गर्मी के बीच आपको बता दें कि बिजली गुल हो गई है। भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर जो है वो दम तोड़ रहे हैं। बिजली प्रसारण निगम के 132 जीएसएस में फॉल्ट हुआ है। देर रात कई कॉलोनियों में बिजली गुल हो गई। भीषण गर्मी में घरों से बाहर सड़क पर लोग निकलते हुए नजर आए। लगातार बिजली कटौती के चलते लोगों में अब आक्रोश भी देखने को मिला है। तो ये बड़ी जानकारी, एक तरफ तो देखिए भीषण गर्मी और दूसरी तरफ जो ट्रांसफार्मर उसमें फॉल्ट हो गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। सड़कों पर लोग नजर आए, आक्रोश भी लोगों में देखने को मिला। तो कोटा से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्कुल दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली प्रसारण निगम के 132 जीएसएस में फॉल्ट देखने को मिला है और देर रात तक कई कॉलोनियों में बिजली जो है वो गुल रही। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आपको बता दें कि 400 पार के लक्ष्य के बारे में सवाल किया तो न्यूज 18 से खास बातचीत में इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि बीजेपी एक बड़ा लक्ष्य लेना चाहती थी, इसलिए इस टारगेट को सामने रखा गया। तो जेपी नड्डा ने खास बातचीत की न्यूज 18 से और उन्होंने ये कहा है, उन्होंने बताया कि बीजेपी एक बड़ा लक्ष्य लेना चाहती थी, इसलिए इस टारगेट को सामने रखा। पार का जो नारा है वो विपक्ष को फंसाने के लिए था। ये स्ट्रैटेजी क्या सफल भी हुई है एक तरह से। अब डिस्कशन ये हो रहा है कि 400 पार आएंगे मोदी, नहीं आएंगे, बीजेपी कितनी आएगी। क्या ये सिर्फ नारा था या वाकई 400 लाल पार लाने की प्लानिंग भी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे और वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। और वो लक्ष्य हम लोगों ने 400 पार यानी 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आए और बाकी एनडीए की, और हम 400 पार करें और उसी लक्ष्य को लेकर के हम चले। यह इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो उनका कहने का जो अभिप्राय भी है वो ये है कि शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलझ गया कि 400 पार नहीं करेंगे, 400 पार नहीं करेंगे, यानी हम 400 पार लायक हैं, ये उन्होंने इनडायरेक्टली कमिट कर लिया। और वो हमारी पोटेंशियलिटी, हमारा पोटेंशियल 400 पार करने वाला है और उसको वो डिबेट करते रहे। और उनको ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने ही इस बात को स्थापित कर दिया भारत की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी इतना सामर्थ्य रखती है कि वो कर भी सकती है। तो न्यूज 18 से जेपी नड्डा ने खास बातचीत की है। रात 8 बजे आपको पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। कोटे पर घमासान, अब ओबीसी मुसलमान। गहलोत का बयान चिढ़ा सियासी घमासान। कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर को डाला है। 24 की लड़ाई में मुस्लिम आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। अब आखिरी दौर की लड़ाई बाकी है और ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ रहा है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण को रिव्यू करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे का रिव्यू कराएगी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है। देखिए, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर
संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि धर्म के आधार पर किसी जाति, समाज, वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक, 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है और उनके सर्कुलर भी हमारे पास में है। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी। बता दें कि 1998 से 2013 तक 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया। सरकार इनके सर्कुलर की समीक्षा करेगी, जिनमें सिंधी मुसलमान, नागौरी मुसलमान, धोबी मुस्लिम, कायम खानी, नगरची दमामी मुस्लिम, राणा मुस्लिम, बारोट मुस्लिम, मदारी, बाजीगर गैर हिंदू, नट गैर हिंदू, मोची गैर हिंदू, लखारा और फकीर शामिल है। मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुस्लिम आरक्षण के रिव्यू को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मंडल कमीशन की सिफारिश में जो रिपोर्ट बनाई गई, उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिशों के पश्चात विभिन्न धर्मों के विभिन्न 3700 से अधिक जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया था, जो पूरे देश भर में अनेक प्रदेशों में लागू है। और मंडल कमीशन की सिफारिश में मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई, उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया है, जिसमें विभिन्न धर्मों की विभिन्न जातियों को आरक्षण दिया गया था। भजनलाल सरकार के मुस्लिम जातियों के आरक्षण का रिव्यू करने की मंशा को लेकर अब सियासी विवाद तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के कुछ समय बाद विधानसभा का बजट सत्र है। सरकार विधानसभा सत्र से पहले इसे लेकर कोई फैसला करती है तो सदन में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा जरूर बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कैंडिडेट हूं और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विदाउट द फेस मास्क। ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी साहब, आपने तो 15-15 साल 16-16 साल की बच्चियों को बुर्का पहना कर फेक वोटिंग दिलवाई है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है। किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना। दिल्ली में ऐसे कई बूथ हैं जहां एक वर्ग विशेष के आड़ में बोगस वोटिंग डाली जाती है। हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। पहले चेहरा दिखाओ, फिर बटन दबाओ। दिल्ली में चुनाव से पहले ये मांग बीजेपी कर रही है। बीजेपी को आशंका है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो सकती है, इसलिए बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और ये मांग की कि फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बुर्के में आने वाली महिलाओं की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए।